हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बारे में। आप सभी को पता है आज फोर्थ डे है इस युद्ध का और जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन इतना छोटा देश होते हुए भी, इतनी छोटी सेना होते हुए भी अगर हम रसिया से मुकाबला करें तो उसके बावजूद वो लगातार क्या कर रहा है, रसिया को जो है बड़ी मजबूती के साथ फेस कर रहा है। उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जिनको हम जेलेंस्की के नाम से जानते हैं, वो भी लगातार मजबूती से रसिया के खिलाफ जो है इस युद्ध को जारी रखे हुए हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं इस युद्ध का जो कारण है पिछला 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं है, इसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है। तो पहले हम उस स्टोरी को समझेंगे और फिर वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इस युद्ध का उस पर आएंगे और आगे इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको पसंद आए, कुछ नया मिले और रसिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें आपको जो है आपकी समझ विकसित हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो पर आते हैं। तो अगर हम बात करें तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। आपको पता है 1949 में नेटो बना, जिसको हम नाटो भी भारत में बोलते हैं। नेटो बना 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को नेटो की स्थापना हुई थी। नेटो एक सैन्य संगठन है जिसने बहुत सारे देशों को जो है वो सैनिक सहायता प्रोवाइड की थी जो उसके सदस्य देश हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, 1949 के आसपास जब नेटो बन गया उसके बाद जो हमारा यूएसएसआर होता था, जिसको हम सोवियत संघ रूस के नाम से जानते थे, यूएसएसआर जो था उसने कुछ देशों के साथ मिलकर नेटो का मुकाबला करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उसने भी एक सैन्य संगठन बनाया। उस संधि को वारसा संधि के नाम से जाना गया, वारसा पैक्ट उसको बोला गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 14 में 1955 को वारसा संधि पर हस्ताक्षर हुए। वारसा संधि जो थी इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया था, एक सैन्य संगठन बनाया गया था और इस सैन्य संगठन में ये कुछ कंट्री शामिल थे। सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में यह सैन्य संगठन बनाया गया जिसमें कुछ अन्य देश शामिल थे, जिनमें पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया थे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर मैं बता रहा हूं, 14 मई 1955 को वारसा संधि के तहत एक सैन्य संगठन बनाया गया है और इस सैन्य संगठन का काम यह है कि ये नेटो का मुकाबला करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो प्रत्यक्ष तौर पर नेटो से जो है भिड़ना चाहता है, बस वो सुरक्षा की दृष्टि से कि आगे चलकर अगर नेटो जो है किसी प्रकार की उसको इन देशों को, सोवियत संघ रूस को हानि पहुंचाता है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास एक बड़ा सैन्य संगठन होना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 1955 में वारसा पैक्ट हुआ। वारसा की अगर बात करें तो पोलैंड की राजधानी है, यहीं पर यह हुआ था, तो इसको वारसा पैक्ट बोला गया और इसके तहत एक सैन्य संगठन की स्थापना की गई 1955 में। इस सैन्य संगठन में सोवियत संघ शामिल था, इसके अलावा पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहां पर बनाया गया, मॉस्को में। ठीक है, 1955 में यह सैन्य संगठन बना और 1955 से लेकर 1991 तक यह सैन्य संगठन काम करता रहा। अब प्रश्न आता है कि 1991 में क्या हुआ। तो मोस्टली जो वीडियो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था। ये जो हमारा सोवियत संघ रूस है ये ब्रेक हो गया। ठीक है, 15 देशों में ये सोवियत संघ रूस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और इसके पीछे की स्टोरी है उस पर हम अलग से बात करेंगे कि सोवियत संघ रूस ब्रेक क्यों हुआ था और इसके टूटने पर जो है किस देश को फायदा हुआ था, कौन नया सुपर पावर जो है उभर कर सामने आया था, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो 1991 में सोवियत संघ रूस आपका टूट गया और उसके टूटने के बाद ये डिसाइड हुआ नेटो के बीच में, नेटो और जो है ये सारे कंट्री जो थे इनके बीच में डिसाइड हुआ कि आप क्या कर दें, ये जो वारसा पैक्ट है, ये जो वारसा संधि है, इसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, इसको आप समाप्त कर दें। ठीक है, तो वारसा पैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात कही गई। तो वारसा पैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1991 में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, 1991 में कुछ शर्तों के साथ वारसा पैक्ट को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब वो शर्तें कौन सी हैं? शर्त ये रखी गई, ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने मैप भी बनाया हुआ है थोड़ा यूरोप का और एशिया का। शर्त ये रखी गई कि नेटो जो है वो कभी भी, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये आपका यूरोप है और यूरोप का ये पूर्वी भाग है। नेटो यानी नाटो कभी भी
अपनी सेना की तैनाती जो आपका पूर्वी यूरोपीय सीमा है, यूरोप की जो पूर्वी सीमा है, इसके आसपास अपने सेना की तैनाती और हथियारों की तैनाती कभी नहीं करेगा। इस कंडीशन पर क्या कर दिया गया, वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वार्सा पैक्ट आपका समाप्त हो गया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वार्सा पैक्ट से कभी भी प्रश्न बने तो याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ है और समाप्त होने के पीछे एक बड़ी सी शर्त यह है कि नाटो कभी भी यूरोप की इस पूर्वी सीमा के आसपास अपनी सेना और अपने हथियारों की तैनाती नहीं करेगा। इस जो है शर्त, इस संधि के साथ ये वार्सा पैक्ट क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद एक कहानी मैं आपको और बताता हूं। 1991 में जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ, 15 नए देश बने, तो उसमें एक देश बना था जिसको हम बोलते थे यूक्रेन। ये आप देखिए, यहां पर मैंने यूक्रेन दिखाया है, रसिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये यूक्रेन जो आप देख रहे हैं, ये एक नया देश बना। तो उस समय क्या था कि यूएसएसआर के जो अधिकतर परमाणु हथियार थे, अधिकतर जो परमाणु हथियार थे विभाजन के पश्चात किसके कब्जे में आए, रसिया के कब्जे में आए। तो 1993 तक अगर हम देखें, अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि 1993 तक, ठीक है, 1993 तक सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार थे, सबसे ज्यादा परमाणु जो हथियार थे, बेटा ध्यान दीजिएगा यहां पर और बहुत तरीके से समझिएगा, वो किसके पास थे। नंबर 1 पर आपका आता था यूएसए, नंबर 2 पर आपका आता था रसिया मतलब रूस, और नंबर 3 पर आपका आता था यूक्रेन। यानी यूक्रेन एक ऐसा कंट्री था जिसके पास 1993 तक जो है तीसरा सबसे बड़ा देश था जिसके पास परमाणु हथियार सबसे ज्यादा थे। ठीक है, परमाणु हथियार सबसे ज्यादा थे किसके पास, किसके पास, यूक्रेन के पास। केवल रसिया और यूएसए ही दो ऐसे देश थे जिनके पास यूक्रेन से ज्यादा परमाणु हथियार थे। ठीक है, अब छोटा सा देश है तो बाकी जो देश थे इस पर दबाव डालने लगे कि आप जो है अगर दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने परमाणु हथियार किसको सौंप दें, रूस को सौंप दें या रसिया को सौंप दें। इस पर दबाव पड़ने लगा अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। यूक्रेन जो है उस समय जो तमाम सारे देश थे उनकी चालों को समझ नहीं पाया, या कहें कि थोड़ा सा नादान था, नया देश था, फंस गया उनके जाल में, और उसने डिसाइड किया वो क्या करेगा कि अपने परमाणु हथियार जो है वो किसको सौंप देगा, वो सौंप देगा रूस को। इसी के सिलसिले में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक सम्मेलन हुआ जिसको हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ, 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुडापेस्ट मेमोरेंडम एक सम्मेलन हुआ जिसमें यूक्रेन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, और आपको पता है अब यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस ये नए देश बन चुके हैं क्योंकि यूएसएसआर का डिवीजन या विभाजन हो चुका है। ये 3 देश के नेता, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये 3 देश के नेता आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक समझौता होता है जिसको हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। वर्ष याद रखिएगा 1994 या 5 दिसंबर 1994 को जो है इस पर क्या हुआ, इनके और इनके बीच में हस्ताक्षर हुए, इनके और इनके बीच में हस्ताक्षर हुए, और इसमें यह डिसाइड किया गया कि यूक्रेन क्या करेगा, अपने सारे जो परमाणु हथियार हैं वो रूस को दे देगा। ठीक है, वो रूस को दे देगा, और धीरे धीरे उसने जो है अपने परमाणु हथियार रूस को देने शुरू कर दिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब भाई जब इन्होंने रूस को अपने परमाणु हथियार दिए हैं, या जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है इसमें कोई ना कोई शर्त तो इन्होंने भी रखी होगी। इन्होंने 2 शर्तें रखी, शर्तें तो बहुत थी, 2 मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है या जो ज्यादा जिन पर हाईलाइट किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। पहली शर्त ये रखी गई कि उस समय यानी 1994 में इन देश यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस की जो मौजूदा सीमा है इसमें किसी प्रकार का कभी भी कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस की जो सीमा है
उस समय की मौजूदा सीमा 1994 वाली, इस सीमा में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई भी देश नहीं करेगा, चाहे वो रूस को, यूएसए हो, कोई भी देश हो, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी जो एकता संप्रभुता है, जो अखंडता है, उसको कोई भी देश नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करेगा। और अगर कोई भी देश इनकी एकता, संप्रभुता, अखंडता, सीमा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जो आपका यूएनओ है वो क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे। इस बात का भरोसा रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ने इन देशों को दिलाया और इसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार किसको दे दिए, रसिया को दे दिए। 1996 तक या हम ये कहें मई 1996 तक ये जो यूक्रेन है वो परमाणु मुक्त देश हो गया। उसके पास एक भी परमाणु हथियार नहीं बचे, वो सारे परमाणु हथियार रूस को दे दिए गए। ठीक है, कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई। अब उसके बाद 1996 से लेकर कहानी अच्छी चलती रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कहानी अच्छी चलती रही, इन देशों पर किसी प्रकार का कोई जो है कोई भी अत्याचार या इनकी सीमा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई। फिर एक वर्ष आया 2013 के लास्ट में क्या हुआ, ये जो आप यूक्रेन देख रहे हैं, ये यूक्रेन देख रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ पर कीव मैंने बनाने का प्रयास किया है, एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा। ये जो कीव आप देख रहे हैं, मैं बाद में जब वीडियो को एडिट करूंगा तो उसमें जो है जोड़ दूंगा मैप, उसको आप देख लीजिएगा साइड में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कीव जो इसकी राजधानी दिख रही है, कीव राजधानी में कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने क्या किया, यहां पर विद्रोह शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और यह आंदोलन था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए। किसको, यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब एक पॉइंट आप और समझिएगा। अब ये सीमा पहले मैं आपको समझाई दे रहा हूं, ये इधर आपको रूस दिख रहा है और ये वाला जो कंट्री है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है फिनलैंड है, उसके नीचे यहां पर बाल्टिक सागर पड़ता है। बाल्टिक सागर से 3 देश जुड़े हुए हैं, एक आपका एस्टोनिया, एक लातविया और एक आपका लिथुआनिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्री जो हैं वो नेटो के सदस्य देश हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेटो जो है इन देशों की इस सीमा पर वो क्या कर सकती है, अपने हथियार और साथ ही साथ अपने सैनिकों की तैनाती कर सकती है। यानी रूस का ये इतना हिस्सा जो है वो क्या हो गया, नेटो की सेना और उसके हथियारों से क्या हो गया है, घिर गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर रूस दबाव महसूस करता है। उसके बाद इस साइड में जब आप आएंगे तो ये आपका क्या पड़ता है, बेलारूस पड़ता है, और बेलारूस के इस साइड में जब आते हैं तो पड़ता है यूक्रेन। तो अब यूक्रेन में मांग उठने लगी है कि क्यों ना जो है यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए। यहां के कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने 2013 लास्ट या स्टार्टिंग 2014 में क्या कर दिया, यहां पर आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब जब यहां पर विद्रोह चल रहा था तो यूक्रेन में 2 ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं, एक पड़ता है लुहांस्क, देखिए इस साइड में एक पड़ता है लुहांस्क, ये क्षेत्र है, और एक पड़ता है आपका डोनेट्स्क या डोनेट्स्क इसको कहा जाता है, डोनेट्स्क DONETSK। ठीक, और ये आपका क्या पड़ता है, लुहांस्क। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, ये पार्ट तो यूक्रेन का है लेकिन यहां पर जो लोग रहते हैं वो रसिया समर्थित लोग हैं, मतलब रूस को समर्थन करते हैं। तो रूस ने क्या किया, इन लोगों से कहलवाकर जो है यूक्रेन का विरोध करना शुरू करवा दिया कि भैया जो है यूक्रेन नेटो में शामिल ना किया जाए। ये विरोध चल रहा था। 2014 के आसपास क्या हुआ कि यहां के राष्ट्रपति ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस क्या कर रहा है कि यहां पर जो आंदोलन, जो विद्रोह हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके बाद यूक्रेन और रूस में तनातनी यानी एक तरीके से एक संघर्ष देखने को मिला, एक कोल्ड वार देखने को मिला। फिर 2014 में ही क्या हुआ कि जब ये कोल्ड वार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो रूस ने जो ये क्रीमिया आप देख रहे हैं, क्रीमिया प्रायद्वीप है ये, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खनिज दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप जो आप देख रहे हैं, जो कि पहले यूक्रेन के पास था, इस पर रूस ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब एक सिंपल सी बात समझिए, ये वही रूस है जो 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यह वादा करता है कि आपकी सीमा के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और ये खुद क्या कर रहा है, इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम में जो भी शर्तें थी, जो भी संधि हुई थी, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है और क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है 2014 में। 2014 से लेकर अभी तक जो क्रीमिया है वो किसके पास है, वो क्रीमिया आपका जो है रसिया के पास ही है।
ठीक है। उसके बाद लगातार जो है यूक्रेन में मांग चलती रही कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए। जो नेटो सदस्य देश हैं उनसे लगातार यूक्रेन जो है इस बात की गुहार भी करता रहा, लेकिन कहानी नहीं बनी। फिर उसके बाद 2016, 17, 18 के आसपास यूक्रेन में भ्रष्टाचार या हम कहें करप्शन जो है अपने चरम पर था। करप्शन अपने चरम पर था, तो उस दौरान जो है यहाँ के नागरिक बड़े परेशान थे। और उसी समय एक आपकी कॉमेडी सीरीज आती है, और इस कॉमेडी सीरीज में जो नायक हैं, जो कॉमेडियन है, उनका नाम है जेलेंस्की। वो इतने पसंद किए जाते हैं, करप्शन पर ही कॉमेडी सीरीज थी, इतने पसंद किए जाते हैं कि वो चुनाव लड़ जाते हैं राष्ट्रपति का, और बहुमत से, भारी बहुमत से वो विजयी हो जाते हैं, और वो जो है राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं यूक्रेन के। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन रसिया के साथ अभी भी विरोध चल रहा है। धीरे धीरे जो है जेलेंस्की अपना काम धाम यहां पर शुरू कर रहे हैं। जेलेंस्की ने जब एज अ राष्ट्रपति पोजीशन यहां पर ली तो उनको लोग हल्के में ले रहे थे, अभी तक उनको लोग हल्के में ले रहे थे। आज के 4 दिन पहले तक जेलेंस्की को लोग हल्के में ले रहे थे, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। ठीक है, राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। लेकिन जेलेंस्की लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं कि नेटो में यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए, नेटो में यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए। अब इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी है रूस को, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि ये वाला हिस्सा जो है क्या है, ये वाला हिस्सा जो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये वाली सीमा उसकी पहले से जो है नेटो के द्वारा घिरी हुई है। आगे चलकर बेलारूस भी अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो ये वाला हिस्सा भी गिर जाएगा, और फिर ये क्रीमिया वाला हिस्सा भी जो है यहां पर भी नेटो सेना अपने सैनिक और हथियार क्या कर देगी, तैनात कर देगी। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएगा, दबाव रसिया पर पड़ेगा। वो बिल्कुल रूस नहीं चाहता है, तो उसने फाइनली जब देखा कि यूक्रेन लगातार नेटो में शामिल होने की मांग कर रहा है और बाकी यूरोपियन कंट्री भी धीरे धीरे यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का जो है समर्थन कर रहे हैं, तो उसने जो है क्या कर दिया, आप सबको पता है, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। यूक्रेन पर उसने आक्रमण कर दिया। और सही है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन सबका अपना अपना है कि उसने आक्रमण किया और यहां पर वो क्या कर रहा है, तबाही मचा रहा है। आज 4th डे है, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये 4था दिन है कि भैया जो है रूस अपना लगातार आक्रमण जारी किए हुए। अब देखिए पूरी कहानी आपको समझ में आई है आक्रमण की, कितना नुकसान होता है, अब युद्ध कैसे समाप्त होगा, क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन एक चीज हम सब लोग जानते हैं कि जीतेगा कौन, ये हमको पता है। रूस के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता है, और सब युद्ध का परिणाम हमको पता है, लेकिन कैसे युद्ध रुकेगा अभी इस पर जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1994 में अगर इस समझौते पर यूक्रेन ने हस्ताक्षर ना किए होते तो रूस की कतई हिम्मत नहीं होती कि आज वो यूक्रेन पर हमला करता। क्योंकि कोई अगर परमाणु हथियार वाला देश है तो उस पर कोई भी देश, भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी देश हमला करने से पहले 20 बार सोचता है। अगर यूक्रेन उस समय जल्दबाजी ना करता, हालांकि उस समय कई सारे ऐसे नेताओं ने, कई सारे ऐसे जो आपके डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने यूक्रेन को ऐसा करने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से हथियार, परमाणु हथियार मुक्त नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी मिसाइलें, कुछ ऐसे हथियार आपको अपने पास रखने चाहिए जो लंबी दूरी मारक क्षमता वाले होते हैं, वो आपको रखने चाहिए, नहीं तो कोई आप पर जब आक्रमण करेगा तो फिर आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतने को पड़ेगा। वही यूक्रेन के साथ हो रहा है, और यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं इस गलती के कारण जो है वर्तमान में उसकी हालत बड़ी खराब हुई है। चलिए, युद्ध तो आपको पूरा समझ में आ गया, उम्मीद है आपको आ गया होगा। लेकिन अब इस युद्ध में सबसे जो नई बात अगर मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगती है कि 2018 में एक आदमी जो यूक्रेन का बाई चांस या हम कह लें कि एक मौके से राष्ट्रपति बन जाता है। लोग उसको हल्के में ले रहे थे, इंडिया, रूस जितने भी हैं सब उसको हल्के में ले रहे थे। लेकिन इन 4 दिनों में उस आदमी ने दिखाया है वो कितना मजबूत आदमी है और कितना दिमागदार आदमी है। भले ही उसके पास सेना छोटी है, हथियार नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार वीडियो बनाकर सेना के साथ मिलकर लगातार वो रूस का क्या कर रहा है, रूस का जो है रूस के सामने संघर्ष कर रहा है या उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक, ऐसे लीडर जो है हर दुनिया में होने चाहिए। हमारे देश में ऐसा कुछ हो जाए तो आपको पता ही है, वो फ्लाइट पकड़ के तुरंत दूसरे देशों में निकल जाएंगे। कई देशों ने, अमेरिका ने भी जो है जेलेंस्की को ऑफर किया कि आप जो है यूक्रेन से निकल आए, लेकिन अमेरिका से इन्होंने कहा कि आप हमको हथियार दीजिए, हमको निकालने की व्यवस्था मत कीजिए, हमको यहाँ रहना है, हमको लड़ना है, ये हमारा देश है ना भैया। तो जेलेंस्की को मेरा नमन है। और पुतिन के बारे में मैं क्या करूं, पुतिन इस समय तानाशाह हैं
और चाइना भी एक तरीके से रूस का समर्थन कर रहा है। भारत का स्टैंड जो है वो अभी ना तो रूस के साथ है और ना ही आपका यूक्रेन के साथ है, वो न्यूट्रल बना हुआ है। कुछ ना कुछ स्टैंड, अब जो भी उनकी विदेश नीति हो, इतना तो मुझे नहीं पता क्या है सिस्टम, लेकिन जो है जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर बाकी देश इस युद्ध में कूदते हैं, अपनी सेना भेजते हैं, तो फिर बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। अब ऐसे में क्या हो रहा है, यूक्रेन को हथियार का समर्थन मिल रहा है। जर्मनी ने आज घोषणा की है, यूएस ने भी जो है बहुत सारे हथियार यूक्रेन को देने का वादा किया है, या फिर उन्होंने इनको हथियार भेज भी दिए हैं। तो ये कहानी है आपके रूस और यूक्रेन युद्ध की। उम्मीद करूंगा कि ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और इससे आपके अगर परीक्षा में कोई प्रश्न बनेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और साथ ही साथ ये 2 स्थान याद रखिएगा, इनके बारे में एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूं। अभी कुछ समय पहले ही रूस ने क्या कर दिया था, लुहांस्क और जो दोनेत्स्क है, इनको क्या कर दिया था, स्वतंत्र कंट्री या स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। एक तरीके से देखें तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं, यूक्रेन, लुहांस्क और आपका दोनेत्स्क, ठीक है। और फिर उसके बाद आक्रमण भी कर दिया है यूक्रेन पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है जुड़े रहें अगले वीडियो तक के लिए। माफ कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।